ये भूलता भी है ना क्या क्या लिखना है अपने को, समझना, ठीक है। तो सब लोग समझना, सबको समझ में आ जाएगी। नाम अपन सब लोग सुने हैं ना वैक्सीन का। गेट बंद कर लो, कोई आ जाएगा। हाँ ठीक, तो जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, मैंने कल एक कहानी सुना चुका था तुम लोगों को। उसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन का डिस्कवर पहली बार हुआ कैसे। तो उसमें जो पहली बार जो वैक्सीन का डिस्कवर हुआ था तो कौन सी डिजीज के लिए हुआ था फर्स्ट टाइम? कल सुनाए थे ना स्मॉल पॉक्स, पिछले आप भी थी ना क्लास में, पिछले क्लास में स्मॉल वो कहानी, वो चॉकलेट और वो बच्चे वाला, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो कि अपन ने बताया था कि जो वैक्सीन नाम आया है तो वैक्सीन नाम किसकी वजह से आया था? वका काऊ, है ना। वका काऊ का नाम, वका काऊ के नाम से क्या आया था? वैक्सीन। अब वैक्सीन होता क्या है? सबसे पहले इसके मान लो कि जो इसके फादर थे, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, फादर ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर। तुम लोग ये मान के चलो कि यदि आज हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं ना, बिना बीमार हुए और आराम से जी पा रहे हैं, तो उनके रीजन, उनके सिर्फ वजह एक ही हैं। यदि एडवर्ड जेनर नहीं होता तो सोचो वैक्सीन नहीं आती। अब वैक्सीन यदि हमको नहीं लगाई जाती तो पहले क्या होता था, आज से इनके टाइम से पहले मतलब 1700 के टाइम पे क्या होता था पता है? किसी एक इंसान के 6-6, 8-8 बच्चे होते थे, उनमें से 1 और 2 बच्चे सर्वाइव कर पाते थे, बाकी डेथ हो जाती थी। और यदि कोई सर्वाइव कर जाते थे तो फिर टीम बन जाती थी, 11 बच्चे, 12 बच्चे, 8 बच्चे। सही में आप लोग नॉर्मली देखना, अपने पापा लोगों के एज के ऊपर जाओ, अपने दादाजी लोगों के एज के साइड में जाओ, 5-5, 6-6 बच्चे अभी हैं, और उनसे पूछोगे ना आप कितने थे तो बोलेंगे 12 थे, 6 बचे। कभी पूछेगा क्या दादाजी लोगों से कितने बच्चे? ऐसे होता है नहीं, नॉर्मली 1-2 तो बहुत कम ही रहते थे, 1-2 बहुत कम रहते थे, ऐसे 12-13 रहते थे, जिसमें 4-5 6, किसी किसी में 9 बच गए, है ना। तो ऐसा होता था पहले। क्यों होता था? क्योंकि पहले लोगों के दिमाग में ये रहता था कि यार यदि हम 7 बच्चे पैदा करते हैं तो हो सकता है 3 बच जाए, क्योंकि पहले कोई वैक्सीन वगैरह नहीं थी। पहले कुछ जैसे आजकल क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते अपन उसको वैक्सीन दे दिए, बाहर से जो पैथोजन वगैरह अटैक आएंगे उसको बचा लिए अपन। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, उसको सब कुछ नेचर से ही मिलता था। गमदे, IgG, IgE, IgD, जैसे ये एंटीबॉडी जो एडवर्ड जेनर वाली है ना, ये IgE है, याद होगा तुम लोगों को कल सिखाए थे पिछले क्लास में। ये कौन सी वाली है? IgE। क्लियर? तो समझना मेरी बात, लास्ट वाली सिखाया था ना, इलिप्सन, ठीक है। कितनी परसेंट थी? 0.05%। क्लियर? अब वैक्सीन मत भूलना भाई, बहुत अच्छा सिखा दिया था मैंने। चलो, तो सबसे पहले अपन ने क्या बताया कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन की कहानी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे वैक्सीन का प्रिंसिपल। क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। तो सबसे पहले इसके फादर तो एडवर्ड जेनर थे। इसका हम प्रिंसिपल में मतलब क्या देखते हैं? हम नॉर्मली प्रिंसिपल में या उसका जो सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है, हम ये देखते हैं कि चीज़ बनती कैसे है। इसको बहुत अच्छे से फील कर लो, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को जब थ्योरी किताब पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता क्या बोला क्या है। तो समझना, जो वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है तो उस प्रिंसिपल में क्या काम करता है, तो मेमोरी ऑफ इम्यून। हमारी बॉडी में जो इम्यून होता है, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो वैक्सीन में रियल में वो काम करता है। समझ आई मेरी बात? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वैक्सीन में काम करता है। कौन काम करता है? इम्यून सिस्टम। तो मैंने बोला मेमोरी ऑफ इम्यून, मतलब हमारी बॉडी में जो वैक्सीन है तो हमारी बॉडी में एक याददाश्त स्टोर हो गई है, एक ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में एक जाल बन गया है, एक ऐसी मेमोरी स्टोर हो गई है कि यदि बाहर से कोई पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी उसको मार देगी, और यही हमारा होता है वैक्सीन। वैक्सीन का काम यही होता है। तो देखो मेमोरी ऑफ इम्यून में क्या क्या होता है अब समझना। पहला स्टेप हमारा है एंटीजेनिक मटेरियल। जब हम टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं तो क्या देते हैं? एंटीजेनिक मटेरियल। जब एंटीजेनिक मटेरियल हम अपनी बॉडी को देते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? जनरेटेड एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल।
क्लियर। जैसे हमने अपनी बॉडी में क्या दिया, एंटीजेनिक मटेरियल दिया, और एंटीजेनिक मटेरियल मतलब इंजेक्ट इन द हेल्दी पर्सन, यदि कोई हेल्दी पर्सन है तभी देते हैं। तुम लोग नोटिस भी किए होगे, यदि बच्चा बीमार रहता है तो टीके नहीं लगाते, हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो मना कर देते हैं पहले इसको सही करके ले आओ, ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले अपन याद रखना, जो अपन एंटीजेनिक मटेरियल इंजेक्ट करते हैं तो किस में करते हैं, हेल्दी पर्सन में, क्लियर। उसके बाद जैसे हमने एंटीजेनिक मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर डाला तो हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगी, एंटीबॉडी। क्या जनरेट हो जाएगी, एंटीबॉडी, और एक और जनरेट होगा मेमोरी सेल। एंटीबॉडी बनाएगा बी लिम्फोसाइड और ये बनाएगा टी लिम्फोसाइड, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये पूरा काम लिम्फोसाइड करती है। कौन करती है, क्यों बोल दिया, क्योंकि दोनों लिम्फोसाइड का रोल है, क्लियर। ये वाला होता है बी लिम्फोसाइड और ये होता है टी लिम्फोसाइड, क्लियर हुआ। अब हमारी बॉडी में क्या बन गया, क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गई। और जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी तो पहले से बनी हुई थी कि पहली बार बनी है, पहली बार बनी, तो हम इसको बोल देंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर हुआ। चलो, अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है किसी भी, मतलब जैसे स्मॉल पॉक्स मतलब कोई सा भी। अब क्या होगा, जब सेकेंड टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मारेगा, मतलब कि एक्टिव पैथोजन इंटर सेकेंड टाइम ऑफ बॉडी, जब कोई एक्टिव पैथोजन हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, रैपिडली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब रैपिडली बहुत फास्ट उसको पहचानेगी और मार देगी। समझ में आ गया, पूरा बढ़िया से हो जाएगा, अब नहीं भूलेगा, अच्छे से लिख भी सकते हो, चाहो तो फ्लो चार्ट भी बना लो। एंटीजेनिक मटेरियल हम सबसे पहले बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंटीजेनिक मटेरियल इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी क्या जनरेट कर देती है, एंटीबॉडी और मेमोरी सेल। और ये एंटीबॉडी और मेमोरी सेल क्या होता है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है। जब एक्टिव पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी रैपिडली, बहुत जल्दी रैपिडली उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचानती है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानती है और उसको मार देती है। तो ये हो गया किसका, वैक्सीन की पूरी प्रिंसिपल। अभी सुनो, अब वैक्सीन हम किस तरह का बना सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम वैक्सीन यूज करते हैं ना, तो पता है यहाँ पे अपन यदि वैक्सीन लगाते हैं देखो फोड़ा नहीं होता, पकता नहीं है और चिन्ह नहीं बनता। अब आजकल के बच्चों में नहीं बनता ना, नहीं बनता आजकल के बच्चों में, ठीक है। जैसे तुम लोग आजकल के देखो, तुम लोगों को नहीं होगा, आजकल के हो तो तुम्हें नहीं है ना, है तुम्हारे, ठीक है, तुम भी मेरे साथ की हो। चलो, अब अपन देखेंगे क्या, आपने बोला ये एंटीजेनिक मटेरियल से अपन बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, एंटीबॉडी बनती है फर्स्ट टाइम, तो पहली तो प्लेसेंटा से जाती है ना। तो अपन कौन सी बात कर रहे हैं, पैसिव एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं ना बेटा। वैक्सीन कौन सी एंटीबॉडी है बताओ ना, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव और आर्टिफिशियल है ना। पूरा पढ़ा करो ना, भूल क्यों जाते हो। चलो आओ, अब हम देखेंगे, आ रहे हो, हाँ आ गए, ठीक है। अब जो अपनी वैक्सीन बनी है, कहाँ है, हाँ, ये जो अपनी वैक्सीन बनी है तो कैसे कैसे बनेगी देखना। पहले फर्स्ट जनरेटेड वैक्सीन, पहली बार जब वैक्सीन बनती है तो देखो क्या करते हैं, द वैक्सीन आर प्रेजेंट बाई इनएक्टिव होल पैथोजन, पूरा का पूरा पैथोजन बॉडी के अंदर डालते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, पहली बार यदि आप पूरा पैथोजन बॉडी के अंदर डालोगे तो जाहिर सी बात है डैमेज तो करेगा अपनी बॉडी को, क्योंकि पूरी पावर के साथ जा रहा है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में फीवर आ जाएगा, जी मचलाएगा, पेन होगा, मतलब कुछ इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इसीलिए जब पोलियो छोटे बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाते हैं ना, पूरा 5 साल तक हर साल पोलियो पिलाते हैं, तो पहले साल जैसे पोलियो पिलाते हैं तो बच्चों को फीवर आ जाता है। पहली बार जब हम पोलियो पिलाते हैं तो बच्चों को क्या आ जाता है, फीवर। क्यों फीवर आ जाता है, इस वजह से आपने पूरा का पूरा पैथोजन डाल दिया। पैथोजन कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल दो, पता चले कि अरे वो गांव में आती है ना वो पोलियो पिलाने वाले, या हम लोग जाते हैं, बोले अरे हमारे पहचान वाले हो, 2 और पिला दो, ऐसा होता है ना गांव में, तो पता नहीं रहता उन लोगों को, बोले हमारे, मेरे को भी नहीं पता था, तो मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है ना गाँव में, ठीक है। तो चलो, होल पैथोजन मतलब पूरा का पूरा हम पैथोजन डाल देते हैं। अभी मत लिखो, मेरा मन भटकेगा,
ठीक है। तो होल पैथोजन मतलब कि पूरा का पूरा हम पैथोजन डाल देते हैं। क्लियर। इसका एग्जांपल है OPV, ओरल पोलियो वायरस, सॉरी ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV वायरस बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। अब सुनो थोड़ा अच्छा और अच्छा, हम इनमें थोड़ा मॉडिफाइड किए तो क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है, ये हम लोगों के ज़माने के हैं, लेकिन ये अब तुम ही लोगों के ज़माने के, तुम लोग कोई नए नहीं हो, जिसके जिसके स्पोर्ट है सब हमारे ज़माने के हो। अपन लोगों को वो वाले गाने पसंद है ना, कौन से वाले गाने, हम लोगों के ज़माने में कौन से गाने चलते थे पता है? अरे वो वाले नहीं, हम बता रहे ना कौन सा चलता था, बताना बेटा, नैन्सी बताना, हम लोगों के ज़माने में कौन से गाने चलते थे? कल बता रही थी मेरे को। हाँ वो वाला, तुझे अपना बनाने की कसम खाई। ये वाले, ये हम लोगों के ज़माने में चलते थे। अब तुम लोगों के, हाँ, और अब ये सेकंड टाइम में, सेकंड जनरेशन में कौन से गाने चलने लगे? नहीं, हाँ, धीमे 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 सेकंड टाइम में धीमे धीमे आ गए। और यहाँ पे एक चीज़ एक और आया था, नहीं हम लोग अपने ज़माने के बता रहे हैं, हमारे ज़माने में वो वाले चलते थे, चल छैया छैया, आता लाइट वाला, चले छैया छैया, ठीक है। ये यहाँ पे धीमे धीमे, अब यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ स्लोली स्लोली तो उसकी हिंदी इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पे वो वाले आएंगे, वो छोटा भीम वगैरह रहते हैं ना आजकल के इधर। चलो अपन देखें सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यदि इम्प्रूव कर दें, मतलब उस पैथोजन का पूरी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उनको निकाल के उसकी मेन चीज़ें यदि डाल दें हमारी बॉडी के अंदर, मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पैथोजन जाता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, पूरा पैथोजन जाता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। सेकेंड जनरेशन में हम पैथोजन को पूरा नहीं भेजे, पैथोजन का सिर्फ वो पार्ट भेज दें जो एंटीबॉडी बनाता है। हेलो, अरे यार बात बहुत अच्छी बोल दिया, लेकिन समझ में नहीं आई होगी तुम लोगों को। आई आ गई। मैंने क्या बोला, यहाँ पे पूरा का पूरा पैथोजन भेज देते हैं तो वो जाके हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम उस पैथोजन का सिर्फ वो वाला पार्ट भेजें जो सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है, तो हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आ जाओ, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन विथ रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब कि उस पैथोजन का अपन क्या करेंगे, सिर्फ वो वाला पार्ट भेजो जो एंटीबॉडी बनाता है, और उसको हम कैसे अलग करेंगे, जैसे पैथोजन है तो वो वाला पार्ट कैसे अलग करेंगे, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, मतलब ये मात्र याद रखो, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है कि बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन का वो डीएनए काट के बाहर निकाल देना जो एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब किसी भी अपनी बॉडी को भी यदि अपनी बॉडी के डीएनए में से यदि कोई डीएनए काटना है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? ठीक, वो हमारा होता है पॉलीपेप्टाइड। अभी ये आएंगे, बहुत अच्छे से आएगा, हम पढ़ेंगे इसको। बस ये याद रखो कि हमारी बॉडी का वो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यदि आपको डीएनए का पार्ट काटना है, डीएनए मतलब इतना छोटा होता है जो अपने को दिखाई तक नहीं देता, और डीएनए का पार्ट यदि अपने को काट के बाहर निकालना है तो कौन सी टेक्निक यूज करना पड़ेगा? इसमें तुम लोग और एक अच्छी चीज़ लिख सकते हो बेटा, पता है क्या? ऐसा लिख दो, नो साइड इफेक्ट। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ना फीवर, मतलब कुछ लगता ही नहीं है, बस एक बहुत सही टेक्निक होती है ये। इसका वो है क्या एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, ओनली एंटीजेनिक पार्ट। हम सिर्फ पूरे पैथोजन का सिर्फ कौन सा पार्ट लेते हैं, एंटीजेनिक, पूरी बॉडी बाकी बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर? चलिए अब इससे भी एडवांस थोड़ा ये होगी, इससे एडवांस ये होगी थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में देखो, दीज आर हाईली पोटेंट। हाईली पोटेंट मतलब कि ये मानो कि एकदम प्योर होती है। हाईली पोटेंट क्योंकि जब आपने यहाँ से डीएनए का टुकड़ा काट के निकाले हो ना,
तो जब ये आपने यहाँ से डीएनए निकाला तो डीएनए में क्या क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन, प्यूरिन, पायरीमिडीन, ये सब होगा ना डीएनए में। लेकिन इस वाले में सिर्फ वो पार्ट, डीएनए से भी वो अच्छा पार्ट जिसको हम काट के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीज आर हाईली पोटेंट, पोटेंट मतलब समझ गए, दीज आर हाईली पोटेंट सिंथेसिस इन नेचर एंड प्रिपेयर्ड बाय जीन, दे आर कॉल्ड डीएनए वैक्सीन। मतलब ये भी एक डीएनए ही होता है, लेकिन ये डीएनए का भी एकदम प्योर, एकदम वो वाला डीएनए जो मेन डीएनए होता है, समझ गए। सबसे अच्छा वाला जो रहता है हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरस के लिए हमारी जो वैक्सीन बनाई जाती है ये होता है। अब एक चीज़ और सुनो, जैसे जो वैक्सीन वाले हैं, जैसे HIV हो गया, HIV एड्स होता है ना, तो जैसे HIV है, HIV की कोई वैक्सीन नहीं है क्या कोई वैक्सीन? HIV यदि किसी को हुआ है मतलब वो मरेगा। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन यदि मतलब कोरोना यदि किसी को हुआ है, यदि बॉडी अपनी बॉडी रिकवर कर ली, यदि वो हाई लेवल का कोरोना होता, जैसे चाइना वगैरह में था तो वहाँ डेथ हो जाती थी ना, तो मतलब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इसकी वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है? चलो कोरोना को तो अभी छोड़ो, क्योंकि अभी अपन 100% रिजल्ट उसका नहीं पता है क्या सिस्टम है, किसी को नहीं पता है, अभी सब कर रहे हैं उसका। लेकिन HIV है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, सोचो USA मतलब इंग्लैंड, इतना बड़ा पूरी दुनिया है, और इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लोग चांद में पहुंच गए, लेकिन HIV का वैक्सीन तक नहीं बना पा रहा है। इसका क्या रीज़न है? हाँ तो ठीक है ना, वो अपने तो ख़त्म ना करे तो हम कुछ बनाए ना, यदि ख़त्म कर देता तो ना करे। वो बार-बार चेंज होता रहता है। समझ में क्या आंसर है? क्योंकि जो HIV का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका जो DNA होता है, जो जीन होता है ना, हर सेकेंड वेरिएबल्स चेंज होता रहता है। अब जैसे मान लो कि हमको कोई वैक्सीन बनाना है तो पर्टिकुलर एक जीन के लिए बनाएंगे कि ये जीन जो हमारी बॉडी में लॉस करती है, तो हम एक वैक्सीन बनाए जो इस जीन को मार दे। लेकिन आपने अब ये क्या है, जो HIV का वायरस है, कंटिन्यू जीन इसके चेंज होते रहते हैं, तो आप किस तरह का वैक्सीन बनाओगे? आप इस वाले के लिए बनाए, अगले सेकंड चेंज हो गया, फिर अगले सेकंड चेंज हो गया, तो इस वजह से इसका जो वायरस होते हैं इनकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाती। एक चीज़ और, वायरस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सब किसी भी बीमारी का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों? जैसे नॉर्मली अपने को जुकाम होता है, जुकाम की कोई दवाई आती है क्या? आती है? बताओ। जुकाम की कोई मेडिसिन हो तो बता दो। जाओ वो तो क्या खाई थी मेडिसिन, कौन सी? ऐसा नहीं होता। जुकाम क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। जो जुकाम होती है ना अपने को नॉर्मली, तो जुकाम क्या होता है 2-3 दिन में ऑलरेडी बंद हो जाती है। तो जैसे मान लो आज जुकाम हुई, अपन कल मेडिकल से लेने गए दवाई, कल दवाई खाए, तो दवाई जो जुकाम के सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यानी कि जैसे अपने को यहाँ चेस्ट में पेन होने लगता है, फीवर टाइप का लगने लगता है, उसको टैबलेट कम करती है, जुकाम को कम नहीं करती। फीवर था, पेन था, उसको जुकाम कम कर दिया, हमने डॉक्टर ने अपने को 3 या 4 दिन की टैबलेट दिया, 3-4 दिन में वैसे भी ठीक होने वाला था। तो वायरस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों? क्या रीजन? गुड, क्योंकि NCERT 11th NCERT का 2nd पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि वायरस को, मतलब कि हिंदी में लिखा है, वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है। ठीक है, मतलब जो वायरस है वो अमर है। अब वायरस हमारी बॉडी के अंदर अटैक किया, अब जो हम लोग जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर अटैक किया, हमने टैबलेट खाया, अब वो टैबलेट उस बैक्टीरिया को मार दिया, हमारी बॉडी ठीक हो गई। जैसे मान लो TB हो गया अपने को, TB किस बैक्टीरिया से होता है? अच्छा, TB देखने से नहीं होती है? देख रहे हैं, मान लो 2-3 TB घुस गई हों, कैसे होता है TB? वायरस की वजह से। नाक काट लो तुम लोग। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। किससे? ऑप्शन, TB किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन और स्पोरोजोइट। बैक्टीरिया।
क्या यार तुम लोग भी, किस वजह से होता है? प्रियंका, पैथोजन। टीबी किस बैक्टीरिया, किसकी वजह से तो बोल ही दिया, कौन सा बैक्टीरिया है वो? हाँ, टीबी जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, टीबी की टीबी लिख सही लिखा हूँ? हाँ, बी, ठीक है। माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलो। तुम लोगों को पता सब था, हमको चेक कर रहे थे क्यों? पता तो था पहले से। हाँ गुड, ठीक है। टीबी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? इस बैक्टीरिया की वजह से अपने को टीबी हो जाता है। और जब टीबी हो जाता है तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं? देखते रहते बैठ के। हाँ, क्या करेंगे टीबी हो जाएगा तो? कोई हम एंटीबायोटिक लेते हैं हाई डोज की। क्या लेंगे? एंटीबायोटिक। एंटी यानी अगेंस्ट, बायोटिक यानी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी। अब वो एंटीबायोटिक जो है तो इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन ये बहुत ढीठ होता है। मतलब ढीठ मतलब कि मरता ही नहीं है भाई, 1-1 साल, 6-6 महीने, 1.5 साल इसकी दवाई लेना पड़ता है। किसी को टीबी होती है ना, नॉर्मली 6 महीने का तो मिनिमम डोज होता है। 6 महीने, 1 साल, मतलब इतना लंबा डोज चलता है, इतना ढीठ होता, मरता ही नहीं है ये। अब मान लो यदि अपने को वायरस से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए तो अपने पास तो एंटीवायरल तो दवाई आती ही नहीं है ना। सुनो क्या एंटीवायरल कोई मेडिसिन? अरे अपन जब एंटीबायोटिक लिए तो एंटीबायोटिक गई और इसको मार दिया तो हम ठीक हो गए। लेकिन वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने दिया था, तथास्तु। वो वहाँ पे वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, वो चाणक्य के पहाड़ में वो गए थे। चाणक्य मतलब तपस्या किए थे, तुम लोगों को पता नहीं अभी, कहानी देखना। हाँ कहानी देखना तुम लोग। मतलब चाणक्य जहाँ रहते थे उनके पहाड़ उनका हो गया था, मतलब वो बहुत बलशाली थे, तो अपने पहाड़ उनने अपना कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पे 5 वायरस जाके मतलब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, तपस्या किए थे उन। हाँ, 5 वायरस जब तपस्या किया, उनमें से जो 3 वायरस थे ना, तो 3 वायरस तो उनके मतलब सामने थे, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी के, इसलिए ब्रह्मा जी के 3 सर हो जाते, तुम लोग देखे होंगे। अब 2 वायरस, एक चाय लेने गया था, एक पानी लेने गया था, इसलिए ब्रह्मा जी वो 2 सर उनके गायब हो गए, सेवा में लगे हुए थे। कहानी कठिन है, समझने का प्रयास मत करो, बस ये जानो कि वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए हम उसको मार नहीं सकते। अब वायरस को जब हम मार नहीं सकते तो उससे रिलेटेड बीमारी कैसे ठीक होगी? सही बोल रहा हूँ? हेलो, और यार इसी को देख रहे हो तुम लोग भाई, सब के सब क्या हो गया, क्या हो गया? वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है, एनसीईआरटी पढ़े होगे, इतनी बात तो मानते हो। नहीं मानते तो जाके पढ़ो, मान लोगे फिर अगली क्लास में, ठीक है। तो वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है, मतलब वायरस को हम मार नहीं सकते किसी भी मेडिसिन से। तो वायरस से रिलेटेड जितनी भी मतलब वो हैं डिजीज़ हैं, उनकी कोई भी अभी कंप्लीट मेडिसिन नहीं बनी। बस हम क्या करते हैं कि वायरस को हमारी बॉडी ही, इम्यून सिस्टम जो रहता है वो उससे अगेंस्ट फाइट करता है, और एक टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक चीज़ और, वायरस कब जिंदा होता है, कब मरा हुआ होता है? हाँ, यदि वायरस बॉडी के बाहर है तो डेड फॉर्म में होता है, मरा हुआ रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। लेकिन जैसे बॉडी के अंदर जाता है, मतलब जैसे उसको होस्ट मिलता है, तो वो जिंदा हो जाता है।